शुक्रिया भाई। जानता हूँ धैर्य लगभग जवाब दे चुका है, मगर फिर भी निवेदन करूँगा कि थोड़ा युवाओं पर विश्वास बनाए रखिए आप लोग। हो सकता है कुछ अच्छा निकल आए। जो ये टॉपिक है जो हमें मिला है गल्फ और यथार्थ, उसका भी मैंने एक शीर्षक दिया। शीर्षक रखा है हिचकियाँ। और गालिब के शहर में हम लोग, तो हो सकता है कि अंदाजे बयां थोड़ा अलग हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो शीर्षक है इसका हिचकियाँ, और ये सवाल से मैंने यथार्थ और गल्प को समझने की कोशिश की है। वो सवाल ये है कि क्या एडम और ईव ब्लैक थे? इन 7 शब्दों का गल्प और यथार्थ से गहरा संबंध है, और मैं इसे वैसे ही साबित करूंगा जैसे 9वीं कक्षा में हमसे ये साबित करवाया जाता था कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी आधार पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि क्या एडम और ईव ब्लैक थे, इसका गल्प और यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें 6 शब्द, ये 7 शब्द नहीं बल्कि 6 शब्द और एक प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह का छोटा सा इतिहास है। कहते हैं कि पहले लैटिन में जो है क्वेश्चन मार्क नहीं होता था, क्वेस्टियो लिखा जाता था, फिर वो क्यू हुआ शॉर्ट हो करके, फिर वो थोड़ा वक्र हुआ, फिर बिंदी बनी, और जो है आज का हमारा वो क्वेश्चन मार्क जो है हमें मिला। तो वैसे तो लिपि के आ जाने के बाद से संकेत गौड़ होते चले गए, पर हम चाहे किसी भी भाषा में सोचते और रचते हों, आज भी संकेतों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और साहित्य में तो संकेत हस्ताक्षर की तरह होते हैं। शब्दों के लय के बीच छुपे संकेतों के द्वारा ही हम किसी भी रचनाकार को जानते, पहचानते और सेलिब्रेट करते हैं। खैर, तो हमने पहले ये माना था कि क्या एडम और ईव ब्लैक थे, इसका गल्प और यथार्थ से कोई संबंध नहीं। अब आइए समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। 9वीं कक्षा में जब हमें ये रटाया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें ये मानते ही कि ये नहीं है, हमें एक छूट मिल जाती थी कि √2 = a/b है ना, जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्याएं हैं और इनका कोई उभयनिष्ठ गुण आज तक भी मुझे भी नहीं समझ में आया है ना। तब भी नहीं समझ में आया था, आज भी नहीं समझ में आया था। पर चूंकि हम लोग ये गणित का आख्यान नहीं है, इसलिए पहले हम लोग यथार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, यथार्थ और गल्प को, चाहे भले ही ये सवाल साहित्य के 9वीं कक्षा का ही क्यों ना। पानी सोचा था बड़ा कॉन्फिडेंटली बात करूंगा, लेकिन स्टेज पे आते आदमी नर्वस होता है सर। एक मिनट, पता नहीं क्यों गल्प और यथार्थ के बारे में सोचना शुरू करते ही मुझे हिचकी आने लगती। अब चाहे तो परंपरावादी लेखकों की तरह मैं भी ये कह सकता हूँ कि हिचकी भगवान की कृपा या डिवाइन इंटरवेंशन से आती है, या भावुक प्रेमियों की तरह यह कि जरूर मेरा कोई प्रिय मुझे याद कर रहा होगा, या युधिष्ठिर की तरह आधा अधूरा सच बोलकर हमेशा साहित्य के महाभारत में अव्वल रहने वाले कुछ लोगों की तरह जिससे मेरी कभी किसी रचना प्रक्रिया का पता न चल पाए। पर इन सब से बचते हुए मैं हिचकियों के आत्म तक जाने की कोशिश करूंगा, ताकि गल्प और यथार्थ के चारों ओर गोल गोल घूमने की बजाय सीधे उसकी नाभि तक पहुंच सकूं। तो मेरी पहली हिचकी एक दार्शनिक प्रमाण है, एक दर्शन है अद्वैतवाद, जिसे कहते हैं कि बहुत विवाद है, पर बौद्ध धर्म से पैदा हुआ, फिर कैसे गौड़पादाचार्य से होते हुए और शंकराचार्य तक आया, और फिर जो है उस तरह से विकसित हुआ। बट उसमें एक बड़ा शंकराचार्य जो है, जो अद्वैत के थ्रू ईश्वर और जगत को जब समझाते हैं तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक नर्तक का एग्जाम्पल देते हैं कि एक नर्तक जब नाचता है तो उससे नाच पैदा होता है, और उसी तरह से जगत और ईश्वर है कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। जब कोई ईश्वर, उसकी अभिव्यक्ति ही है एक तरीके से। तो मैं बस यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि वो तर्क मुझे गल्प और यथार्थ के बारे में बहुत सटीक लगता है, क्योंकि बहुत बात होती है कि गल्प क्या है, यथार्थ क्या है, और सब अलग अलग है। मगर उसके थ्रू अगर हम लोग कहें तो मैं कह सकते हैं कि गल्प और यथार्थ भी दो नहीं हैं, बस दिखते हमें दो हैं, पर असल में वे हैं अद्वैत।
अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों एक ही हैं तो फिर उन्हें लेकर इतने विवाद, बहस और ये सारे आयोजन वगैरह क्यों रहते हैं? ये देखिए, एक बार फिर से हिचकी शुरू हो गई। ये यथार्थवादियों की हिचकी। वैसे तो चारवाक और प्लेटो बहुत पहले मैं कहता आखिन की देखी जैसी बातें कर गए थे, और फिर जॉन लॉक और कांट जैसे अनुभववादियों ने भी इस राह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया था। पर यथार्थवाद को सही जमीन तभी मिल पाई जब डार्विन, कार्ल मार्क्स और फ्रायड ने क्रमशः जीव, जगत और मन को आसमान में रहने वाले ईश्वर से अलग करके बिल्कुल जुदा कर दिया। और जब नीत्शे ने अपना जहर भुजा खंजर ईश्वर के सीने में उतार दिया और फिर भी वो चुप रहा, तब तो यथार्थवादियों का हौसला बढ़ता ही चला गया और वे चित्रकला, साहित्य और कला के हर रूप पे हावी होते चले गए, जिसमें देखा जाए तो कोई बुराई नहीं थी, पर अति सर्वत्र वर्जित। और उससे बढ़कर भी एक कलाकार एक ही बात से बहुत जल्दी बोर होने लगते, और अगर वे कुछ नया न भी कर पाए तो वे सत्ता को रोटी की तरह तवे पे उलटते पलटते रहने के लिए कसमसाए रहते हैं। और फिर हर नई आमद पुरानों से दो दो हाथ करना चाहती है। शायद इन्हीं सब मिले जुले कारणों से कलावाद का जन्म हुआ होगा। अब ये हिचकी अचानक से नाराज क्यों लग रही? हिचकी की बड़ी प्रैक्टिस की है मैंने, लेकिन ले नहीं पा रहा हूँ। कहीं ये कलावादियों की हिचकी तो नहीं है? हाँ, समझ गया भाई, स्वस्फूर्त कला को भला कौन रोक सकता है? कह लो जो तुम्हें कहना है। पहली बात तो ये कि तुम हमारा गलत इतिहास बयान कर रहे हो। कलावाद का जन्म कोई आधुनिक घटना नहीं है, बल्कि प्लेटो द्वारा कवियों को देश निकाला दिए जाने के तुरंत बाद उनके शिष्य अरस्तु ने काव्य कला को नीति शास्त्र से अलग करते हुए एकमात्र आनंद को कला का लक्ष्य घोषित किया था। आगे चलकर जिस फ्रांस में यथार्थवाद ने जोर पकड़ा, वहीं से कला के लिए वाली धारा भी पूरे वेग से उमड़ी। तुम्हारी हिंदी में भी पूरा का पूरा एक काल चला है, रीति काल। और जब प्रेमचंद यथार्थवाद का झंडा लेकर चल रहे थे, तब भी प्रसाद जो है आंसू का महाख्यान रच रहे हैं। ठीक है, सुन लिया मैंने तुम्हें। अब ये हिचकियाँ बंद करो और कुछ मुझे भी कहने दो। खुदा खैर करे। तो बंद हो गई हिचकियाँ, कितनी देर के लिए पता नहीं, पर इससे पहले कि वो फिर से हाजिर हो जाए, मैं गल्प और यथार्थ के संबंध को आगे बढ़ाता। हाँ, तो जैसा कि मेरी नाराज हिचकी कह रही थी, ये सच है कि कला और यथार्थ का झगड़ा बहुत पुराना है, और कलावादी चित्रकार जेम्स एबॉट मैकलिन व्हिसलर ने अंग्रेजी के प्रख्यात समालोचक रस्किन के बीच ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि रस्किन ने यहाँ तक कह दिया था व्हिसलर के चित्रों के बारे में कि मतलब ये दर्शकों के मुंह पे प्यालियाँ फेल देता है, और उस पर उन्होंने मुकदमा कर दिया था, और मुकदमा जीत भी गए थे। बट जीतने पे उन्हें सिर्फ 1 फानिन मिला था, मतलब आज के रुपया में शब्दों में कहते तो 1 रुपया खाली मिला था। तो मतलब ये है कि कला और यथार्थ की लड़ाई में कभी किसी को 1 रुपया से ज़्यादा हासिल नहीं हो सकता। उसके विपरीत अगर दोनों एक हो जाएं, एक दूसरे से गलबहियाँ कर लें, तो वे अनमोल हो सकते हैं। इस वजह से भी मैं दोनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक मानने का पक्षधर हूँ। फिर से हिचकी आ रही है जो मैं ले नहीं पा रहा हूँ। क्या कहा? तुम कथाकार की हिचकी? यार, अब ये धर्म संकट में डाल दिया तुमने। चलो ठीक है, जो भी कहानी सुनानी है जल्दी से सुनाकर खत्म करो, लोग बोर हो रहे हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है, एक आदमी था, 2 आदमी थे। एक का नाम था कला और दूसरे का यथार्थ। एक की आत्मा बेचैन रहती थी और दूसरे के घर के पिछवाड़े सांप निकल आते थे। दोनों परेशान थे। कला ने घोर साधना की और यथार्थ अपनी तरह से घुमा, और दोनों को पता लगा कि एक जंगल है जहाँ जादुई लकड़ी है जिससे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोनों भाग करके वहाँ गए। उन्होंने वो लकड़ी एक साथ उठाई, एक ही साथ पकड़ी और लड़ पड़े कि मुझे चाहिए लकड़ी। तो यथार्थ का कहना था कि मेरे घर में आग लगी है और तुम्हें बांसुरी बजानी है, और जबकि कला का मानना था कि अगर अंदर सुकून ना हो तो बाहर के सांप मारने का क्या फ़ायदा। दोनों एक दूसरे से असहमत थे और इसलिए उनकी लड़ाई आज तक जारी है। अब सवाल ये उठता है कि वो जादुई लकड़ी दोनों में से किसे मिलनी चाहिए? कौन उसका ज़्यादा हकदार है? किसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, कला को या यथार्थ को? इसका उत्तर मैं आप लोगों की संवेदना, समझ और ज़रूरत पर छोड़ता हूँ, और यहाँ सिर्फ ये बताकर अपनी कहानी ख़त्म करना चाहता हूँ कि उस जादुई लकड़ी का नाम था गल्प। बिना गल्प के न कोई कला निखर सकती है और न ही कोई यथार्थ ग्राह्य बन सकता है। इसलिए साहित्य का सबसे ज़रूरी तत्व है गल्प।
अगर हिचकियों ने आपको भटका न दिया हो तो आपको याद होगा कि हम ये साबित करने निकले थे कि क्या एडम और यू ब्लैक थे, इसका गल्प और यथार्थ से गहरा संबंध है। अब चूंकि हम दोनों कला अर्थात दोनों को समझ चुके हैं, इसलिए 9वीं कक्षा वाले अपने गणित को आगे बढ़ा सकते हैं। उस गणित में बहुत सारा गुणा भाग और वैल्यू के अदला बदली के बाद ये निकल करके आता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ जो है कोई 2 है, जो हमने माना था पहले 1 है वो नहीं है, तो वो गलत साबित हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि वो पहला वाला हमने माना था वो गलत साबित हो गया, इसलिए ये है। और अभी तक हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि वो गलत साबित हो जो हमने एडम और यू के बारे में माना था, ये स्थापना गलत साबित हो सके। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा गुणा भाग नहीं किया है जिससे क्या एडम और यू ब्लैक थे का गल्प और यथार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, ये स्थापना गलत साबित हो सके। और वैसे तो साहित्य में गणितबाजी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये एग्जाम्पल लेने के पीछे का भी एक वो था कि साहित्य में गणितबाजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, फिर भी इस स्थापना को गलत ठहराने का कोई गणित मेरे पास नहीं है। फिर हम क्या करें? अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर 6 शब्दों और एक प्रश्न चिन्ह का जिक्र किया था। अब वही प्रश्न चिन्ह हमारे काम आने वाला है। वैसे ये यहाँ बता देना जरूरी है कि क्या एडम और यू ब्लैक थे, ये प्रश्न गैलियानो का। वो अपनी किताब मिरर द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग की शुरुआत इसी प्रश्न से करते हैं। ऐसा क्यों, ये उनसे किसी ने नहीं पूछा, पर अगर इसकी गहराई में जाएं तो सिर्फ इस एक पंक्ति में अतीत और आधुनिकता, मिथ और साइंस, कला और विचार एक साथ मौजूद है। लगभग पूरी दुनिया में एडम और यू को प्रथम पुरुष उसी तरीके से माना जाता है जैसे हमारे यहाँ मनु और शत्रुपा को। और विज्ञान ये कहता है कि पहले होमोसोपियंस अफ्रीका में जन्मे। और जब भी पहले स्त्री और पुरुष की तस्वीर बनाई जाती है तो वाइट बनाई जाती है, गोरे उनको बनाया जाता है, जबकि साइंस कह रहा है कि वो अफ्रीका में जन्मे हैं पहले, और हमारा मिथ कह रहा है कि पहले ये दोनों थे। इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए गैलियानो ने एक छोटा सा सवाल लिखा कि क्या एडम और यू ब्लैक थे, क्वेश्चन मार्क। तो पहले होमोसेपियंस अफ्रीकान ने, इस समय हम चौतरफा विज्ञान से घिरे हुए हैं, फिर भी शायद ही हमारा ध्यान इस पर गया होगा कि एडम और यू या आदम या हवा, मनु और शत्रुपा अफ्रीका में जन्मे लोगों की तरह ब्लैक हो सकते हैं। इसमें हमारी भी कोई खास गलती नहीं। अगर किसी की गलती है तो हमारी कंडीशनिंग की। पर गैलियानो सिर्फ एक वाक्य से, सिर्फ 6 शब्दों और एक प्रश्न चिन्ह से हमें हमारी कंडीशनिंग से बाहर निकाल लाते हैं। वे यथार्थ को नहीं छोड़ते और ना ही कला को अपने हाथ से छिटकने देते, क्योंकि वे गल्प नामक जादुई छड़ी का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब गल्प वह हुनर है जिसमें कला और यथार्थ एक साथ मौजूद है। और साहित्य का गल्प साधारण गल्प से इस मामले में अलग होता है कि वह सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, बल्कि हमें हमारी कंडीशनिंग से बाहर भी निकालता है, हमसे कुछ कठिन सवाल भी पूछता है और हमारी ठहरी हुई यात्रा को आगे बढ़ाने का रास्ता भी दिखाता है। और चूंकि गैलियानो का ये एक वाक्य इन सारी शर्तों को पूरा करता है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि क्या एडम और यू ब्लैक थे, इसका गल्प और यथार्थ से गहरा संबंध है। मैं नहीं जानता कि यह फार्मूला कितना सार्थक है, पर चूंकि साहित्य को लेकर अब तक मेरी यही समझ है, इसलिए इसी आधार पर कृष्णा वैद निर्मल के लेखन को समझने की कोशिश करूंगा। चाहें आप लोग तो मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ, मतलब फिर हाँ तो छोड़ते हैं फिर इसको आगे। थैंक यू।